हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो चलिए अब हम आए हैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर के। सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का ही सीरीज ये भी है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप देख पा रहे हो सामने वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी आपने नाम सुन रखा होगा, न्यूमेरिकल में बड़े काम आएंगे ये, है ना। तो न्यूमेरिकल के लिए ये टॉपिक का आना बहुत ज़रूरी है और कंसेप्ट तो खैर आना ही चाहिए। जब पढ़ रहे हो केमिस्ट्री तो केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ो, सारा कंसेप्ट आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, है ना। तो देखिए वेपर डेंसिटी होता क्या है, कैसे डिफाइन करते हैं इसको। तो वेपर डेंसिटी ऑफ गैस इज द रेशियो ऑफ, देखो, द रेशियो ऑफ डेंसिटीज ऑफ गैस एंड हाइड्रोजन एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। मतलब कि किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर पर ये एक रेशियो है, डेंसिटी का रेशियो है, यानी एक ये रिलेटिव टर्म है, हम ये कह सकते हैं रिलेटिव टर्म, है ना। किसका रिलेटिव? तो वेपर डेंसिटी देखो, डेंसिटी ऑफ गैस अपॉन में डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। एक चीज आप याद रखना कि केमिस्ट्री में ना हम हाइड्रोजन को कई बार ना स्टैंडर्ड मानेंगे, बहुत बार ऐसा आएगा कि हम स्टैंडर्ड वर्ड यूज करेंगे हाइड्रोजन के लिए। जैसे हम लोग केमिस्ट्री में मान के चलिए, हम जब पढ़ते हैं ना, ये क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ते हैं, ठीक है। और हम जब पढ़ते हैं ऑर्गेनिक में प्लस आई इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ वेपर डेंसिटी हो गया, हमने जब देखा मास की बात हम करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम हाइड्रोजन को ज्यादातर केस में क्या मानते हैं, स्टैंडर्ड मानते हैं, ठीक। और जब हम निकालते हैं किसी का पोटेंशियल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स निकालते हैं जब, कहाँ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, वहां भी हम हाइड्रोजन को ही स्टैंडर्ड मानते हैं। और SHEC आपने सुन रखा होगा, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, उसी से कंपेयर करके हम किसी का भी पोटेंशियल जो है वो निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ गैस अपॉन में डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। तो वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू क्या, देखो, मास ऑफ गैस अ पर्टिकुलर वॉल्यूम, ठीक है, और मास ऑफ हाइड्रोजन सेम पर्टिकुलर वॉल्यूम। यानी देखो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, समझो इस चीज को। डेंसिटी इज क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम होता है। अब इसका मतलब क्या है, जैसे मान लो किसी का डेंसिटी मान लो 2 है, 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब में उसके 2 ग्राम आते हैं, पर्टिकुलर वॉल्यूम में 2 ग्राम आता है। तो वैसे ही क्या है, यहाँ पर पर्टिकुलर वॉल्यूम में कितना मास आएगा वो हमने लिखा इस डेंसिटी ऑफ गैस की जगह में, गैस के लिए। और हाइड्रोजन के लिए इसी को लिखा सेम सेम पर्टिकुलर वॉल्यूम पे ही लिखा उसका मास, ठीक है। तो दोनों का वॉल्यूम तो सेम रहेगा। अब मान लो, देखो वॉल्यूम आप कुछ भी मान सकते हो, यहाँ मैंने लिया है 22.4 लीटर लिया है, आप 1 लीटर ले लो, 2 लीटर ले लो, लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि जो यहाँ पर लोगे ना वही यहाँ भी लेना पड़ेगा, तो कैंसिल हो जाएगा, उसको कोई मतलब नहीं होता। तो मास ऑफ गैस बचा, मास ऑफ क्या बचा, हाइड्रोजन बचा। अब क्या होगा, वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू एक अपना फॉर्मूला आ गया, मास ऑफ गैस अपॉन में मास ऑफ हाइड्रोजन। अब देखो ये है मोल, हमने मोल चैप्टर पढ़ा है, मोल के बारे में हमने पढ़ा है, तो हम देखे थे वहां पर कि मास अपॉन मोलर मास होता है, मोल का वैल्यू, है ना। तो मास क्या आएगा, यहाँ से देखो, मास इज इक्वल टू क्या आएगा बताओ, मोल आ गया इंटू मोलर मास आ गया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अगर मैं बात करूं यहाँ से मास ऑफ गैस की बात अगर मैं करूं, तो मास ऑफ गैस क्या आएगा बताओ, n इंटू मोलर मास ऑफ गैस। और मास ऑफ हाइड्रोजन की बात करूं तो n मतलब मोल इंटू मोलर मास ऑफ H2। अब इसको यहाँ आप जो है रख दोगे तो क्या आएगा बताओ, वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू n, ये पूरा आ गया और ये पूरा नीचे आ गया, तो n से n तो कैंसिल हो जाएगा, देखो कैंसिल होगा कि नहीं होगा, होगा। और मास ऑफ H2 कितना होता है बताओ, मास ऑफ H2 2 होता है ना, तो 2 हमने यहाँ पर रख दिया, ठीक। अब वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू देखो क्या आएगा, मोलर मास ऑफ गैस अपॉन में 2 से इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो मोलर मास ऑफ गैस जो आएगा आपका वो आएगा 2 इंटू वेपर डेंसिटी। तो कभी भी क्वेश्चन में अगर आपको वेपर डेंसिटी दिया है तो आप आराम से उसका मोलर मास निकाल सकते हो, ये आप अच्छे से फॉर्मूला को दिमाग में रखो। ये कहाँ आएगा पता है, यूज आपको कहाँ पर होगा, ये होगा इंपेरिकल फॉर्मूला से जब निकालते हैं ना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो वहां यूज होता है ये, तो अच्छे से इसको पढ़ लेना। चलिए एक टर्म और आता है यहाँ पर कि मास का और वॉल्यूम का क्या रिलेशन है यहाँ पर, मतलब वेपर डेंसिटी के साथ में मास का और वॉल्यूम का क्या रिलेशन है। तो देखो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस अगर हम बात करें तो 2 इंटू वेपर डेंसिटी होता है। अब मॉलिक्यूलर वेट 2 और वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला देखो हमने यहाँ पर रखा था, मास ऑफ गैस अपॉन मास ऑफ हाइड्रोजन। तो मास ऑफ गैस मास ऑफ हाइड्रोजन, 1 लीटर में हमने इसको फिर से ले लिया, मान के चलो भाई, हमने इस चीज को हम तो ले सकते हैं ना, 1 लीटर के लिए हमने लिया है, तो मास ऑफ गैस 1 लीटर के लिए, 1 लीटर के लिए, और मास ऑफ हाइड्रोजन 1 लीटर का कितना होता है बताओ, मास ऑफ हाइड्रोजन याद रखना 1 लीटर का कितना होता है 0.089, ये आपको याद रखना पड़ेगा कि 1 लीटर हाइड्रोजन का जो मास होता है ना वो इतना होता है,
बस अब काम खत्म। इसको इससे डिवाइड कर दो तो आएगा आपका 22.4 लीटर। याद करो हम जब 22.4 लीटर वहां लिखते थे ना, कहाँ, मोल कॉन्सेप्ट में, वो एक्चुअली में यहीं से आता है वो, ठीक है। और मास ऑफ 1 लीटर गैस, ये कर दिया। मास ऑफ, देखो क्या है, ये क्या है, मॉलिक्यूलर वेट है ये, मॉलिक्यूलर वेट। तो मॉलिक्यूलर वेट जो है आपका, ये सब क्या है, पूरा मॉलिक्यूलर वेट ही है ना पूरा। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस, वेट ऑफ 22.4 लीटर ऑफ गैस, ये लिख लो, सिंपल। तो मॉलिक्यूलर वेट जो होता है ना, वो कितना कितना होता है कभी भी, तो 22.4 लीटर जो वॉल्यूम होगा ना, उसका जो मास होगा वही होगा एक्चुअली में उसका मॉलिक्यूलर वेट। अच्छा, अब हम बात करते हैं 0.089, ये कहाँ से आया, देखो सिंपल है। तो हर एक एटम का ना डेंसिटी जो है वो फिक्स है, वो जो है उनको मतलब वरदान मिला है कि आपका डेंसिटी इतना होगा। तो देखो डेंसिटी अपॉन मास, डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है, ये होता है देखो 0.00089 ग्राम पर ml। अब मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास अपॉन कितना, 1 लीटर में निकालना है। तो 1 लीटर में डेंसिटी निकालना क्या करना पड़ेगा, देखो इतना डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू मास। तो 1 लीटर मतलब 1000 ml, ml से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, 0.089 आ गया। इसी को हमने यहाँ पर रखा था। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट आना चाहिए, बताया ना केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो केमिस्ट्री ही पढ़ो फिर। तो ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत आगे यूज होने वाला है। तो आप अच्छे से अपना क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट रखो। चलिए तब तक इसको फटाफट लो, फिर हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग, बढ़िया। तो चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे आपके सामने जस्ट सेकेंड टॉपिक इसका, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का, जो कि है ग्राम एटॉमिक मास, या इसी को कहते हैं ग्राम एटम। और हम इसको डिफ्रेंशिएट भी करेंगे ग्राम मॉलिक्यूलर मास या फिर ग्राम मॉलिक्यूल से। ज़्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा ही अंतर है, बट दोनों का यूज जो है वो न्यूमेरिकल में पड़ेगा हमको। जब हम न्यूमेरिकल करेंगे ना, प्रीवियस ईयर के नीट के क्वेश्चन, जेई के क्वेश्चन, तो वहाँ पर हमको इनकी जरूरत पड़ेगी, ये टर्म्स आएंगे वहाँ पर। तो इनमें क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलरिटीज़ हैं, और ये कैसे एक मोल से, 1 मोल से कैसे वो रिलेट है, ये भी हमको देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला टॉपिक, जो कि है ग्राम एटॉमिक मास। चलिए देखिए, ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम एटम ऑफ एवरी एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ सेम नंबर ऑफ एटम, दिस नंबर इज कॉल्ड अवोगैड्रो नंबर। यानी ये डिफाइन है अवोगैड्रो नंबर के लिए। ये आप पहले ध्यान रखिए कि दोनों ही, वैसे ये इसके लिए भी ये लाइन लागू होगा कि दोनों ही जो है ना वो अवोगैड्रो नंबर के लिए डिफाइन होता है। ग्राम एटॉमिक नंबर या ग्राम एटॉमिक मास बोलो या ग्राम मॉलिक्यूलर मास बोलो, ये अवोगैड्रो नंबर में मॉलिक्यूल के लिए लागू होगा या अवोगैड्रो नंबर में एटम के लिए लागू होगा। मतलब अवोगैड्रो नंबर मतलब कितना, 6 पॉइंट, देखो कितना होता है अवोगैड्रो नंबर, आपने सुन रखा है, हम पहले बात कर चुके हैं इसके बारे में, 6.022 10⁻23 पार्टिकल। जब इतने सारे पार्टिकल रहेंगे, इतने सारे पार्टिकल में कोई एटम है, मान लो फॉर एग्जांपल कार्बन है, इतने सारे पार्टिकल, तो हम उसका निकाल सकते हैं ग्राम एटॉमिक, क्या, ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम एटम, ठीक है। और जब इतना ही सारा पार्टिकल रहेगा, किसका, कोई मॉलिक्यूल रहे, जैसे ऑक्सीजन हो गया, O2 हो गया, या हो गया SO2 हो गया, H2SO4 हो गया, है ना, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल हो गया। जब इतना ही सारा मॉलिक्यूल वो रहेगा, मॉलिक्यूल रहेगा, तो वो उसके लागू होगा क्या, ग्राम मॉलिक्यूल मास। यानी मॉलिक्यूल मास के लिए देखो, इट इज वैलिड फॉर एनी मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल के लिए जो है वो वैलिड है, और ये एटम के लिए वैलिड होता है, ठीक। लेकिन दोनों ही कितने सारे के लिए रहेंगे, अवोगैड्रो नंबर में जब एटम या मॉलिक्यूल रहेगा ना, उसके लिए ही लागू होगा। मतलब कि आप ना कभी भी 2 एटम का ग्राम एटॉमिक मास जो है वो निकाल नहीं सकते। कितने के लिए निकालोगे, कम से कम इतना आपके पास होना चाहिए, या 1 मोल होना चाहिए, क्योंकि हम इसी को तो 1 मोल कहते हैं। तो वास्तविकता में ये 1 मोल को ही शो करता है, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ ना कि मेरे पास 1 ग्राम एटम कार्बन है, मतलब मेरे पास 1 मोल कार्बन एटम है, ये मैं बोल सकता हूँ। या मैं ये बोल सकता हूँ कि मेरे पास 6.022 10⁻23 कार्बन के पार्टिकल्स हैं। तो ग्राम एटम का मतलब या मोल का मतलब एक ही होता है, ठीक है। अभी देखो समझ में आएगा वो चीज। एब्सोल्यूट मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम, एक ऑक्सीजन एटम का मास कितना होता है, 1 AMU, 16 AMU के बराबर होता है, पढ़ रखा है हमने इसको। अब 16 AMU का मतलब मैंने क्या बताया था, आपको याद करो, 1.6 10⁻24 ग्राम। मास ऑफ प्रोटॉन या मास ऑफ न्यूट्रॉन नहीं पता है तो मेरा वीडियो देखो, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, AMU का क्या होता है मतलब, वहां से आप इसको देख सकते हैं। तो ये इतना ये होता है इसका। अब क्या होगा, मास ऑफ 1 मोल या फिर 6.023 10⁻23
एटम ऑफ ऑक्सीजन, और इसी को हम क्या बोल रहे हैं, एवोगैड्रो बोल रहे हैं। तो इसका जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा इससे तो क्या आएगा 16 ग्राम, और यही मेरा है ग्राम एटॉमिक मास। इसी को कहेंगे क्या, ग्राम एटॉमिक मास, 16 ग्राम को। और बताओ 16 ग्राम ही तो है क्या, 1 मोल ऑक्सीजन के बराबर 16 ग्राम का ही तो होता है। और इसी को हम लोग 22.4 लीटर भी कहते हैं। तो सब आपस में संबंधित ही है, रिलेटेड ही है, टर्म्स बदल रहे हैं लगातार जो है। तो आपको समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन भी ऐसे ही टर्म बदल बदल के आएगा। तो जो क्वेश्चन टर्म्स बदल के आएगा तो हमको भी उसका आंसर बदल के ही देना पड़ेगा। चलिए अब देखिए डिफाइन कैसे करेंगे। ग्राम एटॉमिक मास कैन बी डिफाइंड एज द एब्सोल्यूट मास इन ग्राम। देखो एब्सोल्यूट मास को ही हम बता रहे हैं उसमें, लेकिन ग्राम में बता रहे हैं, टर्म्स देखो ग्राम में बता रहे हैं, है ना। एब्सोल्यूट मास को अगर आप एमयू में बताओगे तो वो अलग है, और ग्राम एटॉमिक की बात करेंगे तो उसी मास को हमको बताना है किसमें बताना है, ग्राम में। देखो ये एमयू में था, आया तो 16, यहाँ भी 16 आया, पर ये ग्राम में है ना, तो वही बात है। इन ग्राम ऑफ इतने सारे, देखो इतने सारे, और एवोगैड्रो नंबर में एटम ऑफ एनी एलिमेंट, किसी का भी हम निकाल सकते हैं इसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ग्राम एट मॉलिक्यूल क्या होगा, वैलिड किसके लिए है, मॉलिक्यूल के लिए। सेम कहानी है। अ क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस हुज मास इन ग्राम, मतलब किसी भी सब्सटेंस का उतना क्वांटिटी है ना ग्राम में, जिसकी न्यूमेरिक वैल्यू जो है वो इक्वल रहे इसके मॉलिक्यूलर मास की। न्यूमेरिक वैल्यू कितने रहे, इक्वल रहे मॉलिक्यूलर मास का, लेकिन ग्राम में रहे, याद रखना। ये क्या रहेगा, ग्राम में रहेगा ना। जैसे मान लो देखो ऑक्सीजन O2 का अगर मैं बात करूं, O2 का जो मास है कितना होगा, 32 mu होगा, 32 mu। पर ये जो है ना वो ग्राम मॉलिक्यूल मास नहीं है, याद रखना, ये ग्राम मॉलिक्यूल मास नहीं। ग्राम मॉलिक्यूल मास के लिए इसको एमयू में ना होकर के इसको ग्राम में होना पड़ेगा, लेकिन न्यूमेरिक वैल्यू जो है वो सेम रहेगी। देखो बोला इसमें इक्वल टू इट्स न्यूमेरिक वैल्यू। देखो ग्राम इज न्यूमेरिक वैल्यू या न्यूमेरिकली इक्वल टू इट्स, न्यूमेरिक वैल्यू तो 32 ही रहेगा, ठीक है। तो 32, तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ग्राम मॉलिक्यूलर, देखो क्या बोला है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास 16 इंटू 2 32 AMU। अब इसका हम निकालेंगे, अगर प्रोटॉन से मल्टीप्लाई करेंगे AMU के लिए मास ऑफ प्रोटॉन से, तो कितना आएगा 32 ग्राम आएगा। अगर देखो यहाँ भी हमने मल्टीप्लाई कर दिया किससे, एवोगैड्रो नंबर से, एक साथ कर दिया मैंने यहाँ पर 32। ऐसे ही हम किसी और मॉलिक्यूल के लिए निकाल सकते हैं। तो याद है देखो ये निकलेगा कभी किसके लिए, सिर्फ मॉलिक्यूल के लिए। तो ग्राम मॉलिक्यूल हमेशा किसके लिए निकलेगा, मॉलिक्यूल के लिए, और एटम निकलेगा एटम के लिए, ठीक है। और दोनों का मतलब होता है 1 मोल, इसका मतलब 1 मोल मॉलिक्यूल और ये 1 मोल एटम, ठीक है। तो इसके बाद अभी मैं इसका क्वेश्चन कराऊंगा और हम इसको समझते हैं। चलिए फटाफट लिखिए इसको। तो चलिए बच्चों, हमने देखा नंबर ऑफ ग्राम एटम, नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल के बारे में, ठीक है। अब हम बात करेंगे आगे इसके बारे में कि इनका मोल से क्या रिलेशन है ना। मोल से रिलेशन क्या होता है इनका, कि जब हम न्यूमेरिकल बनाएंगे तो हमको इनका जरूरत पड़ेगा। ग्राम मॉलिक्यूल क्या होता है, ग्राम एटम क्या होता है, उससे मोल का क्या रिलेशन होता है, तो ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। कहीं ना कहीं मैंने आपको बताया था कि ग्राम मॉलिक्यूल या ग्राम एटम का मतलब एक प्रकार से मोल ही होता है, मोल को ही वो शो करता है। तो यहाँ हम एक रिलेशन देखने वाले हैं। देखिए नंबर ऑफ ग्राम एटम इज इक्वल टू मास ऑफ द एलिमेंट इन ग्राम। उसका हम मास लेंगे, किसमें, ग्राम में लेंगे मास, जिस भी एलिमेंट की बात कर रहे हैं, एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट इन ग्राम। तो देखो दोनों ही ग्राम में ही एक प्रकार से, है ना। तो नंबर ऑफ ग्राम एटम, ठीक है, ये हो गया इसका। अब मॉलिक्यूल की बात करेंगे ना, तो जहां पर एटम ले रहे हैं वहां पर मॉलिक्यूल ले लेंगे। तो देखो मास ऑफ द सब्सटेंस इन ग्राम और मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सब्सटेंस इन ग्राम। तो याद रखना आपकी ना, यहाँ पर हमको ना क्या करना है, मॉलिक्यूलर मास लेना है। देखो यहाँ पर क्या लेना है, मॉलिक्यूलर मास, और यहाँ पर क्या लेंगे हम लोग, एटॉमिक मास। यही तो मैं बताया था, क्योंकि ये किसके लिए वैलिड है, मॉलिक्यूल के लिए, तो मॉलिक्यूलर मास, एटम के लिए तो एटॉमिक मास। अच्छा देखो इसी को यहाँ से समझो, 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल, किसी भी मॉलिक्यूल का जो हम 1 मोल जब तैयार करते हैं, इसका मतलब 6.022 10⁻23 मॉलिक्यूल होता है उसका, या फिर ग्राम मॉलिक्यूल मास होता है। मैंने बताया वही चीज कि 1 मोल ही एक्चुअली में ग्राम मॉलिक्यूल मास है आपका, है ना। और इसी को हम कहते हैं मास ऑफ मॉलिक्यूल इन 22.4 लीटर ऑफ वॉल्यूम। तो 22.4 लीटर वॉल्यूम में कितना मास आ रहा है, ये भी उसी को शो करता है, ठीक है। जब हम बात करेंगे एटम के बारे में, तो जहां जहां मॉलिक्यूल है वहां वहां एटम आ जाएगा, बस सिंपल सी बात है। तो 1 मोल ऑफ एटम, ये देखो इतने सारे एटम, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट, एटॉमिक मास लेंगे, और इस बार क्या है, मास ऑफ एटम इन 22.4 लीटर ऑफ वॉल्यूम। तो आई होप कि आपको ये जो टर्म है ये आपको क्लियर होगा। इसके बाद हम जब आएंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में, क्योंकि हमको मेनली तो उद्देश्य क्या है हमारा, न्यूमेरिकल बनाना। तो न्यूमेरिकल बनाने से पहले हमने इतना पढ़ लिया, तो अब हमको क्या है, न्यूमेरिकल समझ में
आने लगेगा और उसमें करना क्या है ये हमको समझ में आएगा। तो चलिए फटाफट इसको लिख लीजिए, फिर मैं आता हूँ न्यूमेरिकल में, ठीक है।